इस बार जिस चैप्टर को मैं बतलाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय कहते किसको हैं और संस्थाएं किसको कहते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। वित्तीय कहते हैं कि पैसे का लेन देन, जमा करना, निकासी करना, लोन लेना, लोन वापस करना, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इन सबको लोन प्रोवाइड करना, फिर उनसे लेना, ये सारा चीज जो काम किया जाता है ये वित्तीय गतिविधि में आता है। अर्थात कि मौद्रिक लेन देन की जितनी भी गतिविधियां होती है, चाहे किसी भी प्रारूप में हो, वो वित्तीय आया। अब अगला आइए संस्थान, इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं जो किसी न किसी रूल रेगुलेशन के तहत काम करे, जिसका एक परमानेंट प्लेस हो, जिसका एक हेड ऑफिस हो और वो रूल रेगुलेशन से आबद्ध हो, साथ में उसकी क्रेडिबिलिटी हो। क्रेडिबिलिटी अर्थात कि उसकी साख हो। अब मैं आपको अपना नाम बतला देता हूं। मेरा नाम सुन लीजिए, खाटी बिहारी है भैया, एकदम बिना राग लपेट के मैं बतलाता हूं। मैं मजाकिया अंदाज में पढ़ाऊंगा। चल ले दिनेश बा गणेश बा, हाजिर हो जो। ये जो चैप्टर है ये आपको चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। ये बिहार बोर्ड का चौथा चैप्टर है। साथ में हरियाणा बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, सबके लिए उपयोगी है। और एसटीईटी टीईटी में जो बैठ रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, सीटीईटी के लिए भी उपयोगी है। तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से कि वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कहते किसको है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग कहते हैं कि देश और राज्य की वैसी संस्था, देश और राज्य की वैसी संस्था जो सामान्य लोगों की आवश्यकता, सामान्य नहीं बल्कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख और मुद्रा का संबंधी का कार्य करती है। तो ये देश और राज्य से अधिकृत संस्था होती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है साख और मौद्रिक लेन देन का काम है। साख कहते हैं क्रेडिबिलिटी होती है इसके पास पैसा जमा कर दीजिएगा, आप किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। आप इससे चाहिएगा, आपका रेपुटेशन अच्छा है तो आप लोन ले सकते हैं, फिर आप लोन वापस कीजिए, फिर अगला लोन लीजिए। इसकी क्रेडिबिलिटी होती है। एक स्थान होता है जहां पर ये आपका इसकी ऑफिस होती है। इसका अर्थ होता है ये भागने वाली संस्था ऐसी नहीं होती है। और ये लोगों के लिए मौद्रिक लेन देन का काम करती है। इसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वित्तीय संस्था कहते हैं। ये तीन तरह का मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। एक अल्पकालिक, दूसरा मध्यकालिक और तीसरा दीर्घकालिक। अल्पकालिक होता है जैसे 1 वर्ष के लिए, मध्यकालिक हुआ 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष से जितने भी अधिक हुए जैसे 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, इसको हम लोग दीर्घकालिक करते हैं। ये तीनों तरह की सहायता प्रदान करती है। किसको किसको सहायता प्रदान करती है? ये सहायता प्रदान करती है उद्योग को, कृषि को, व्यापार को, वाणिज्य को, सर्विस होल्डर को, आम व्यक्ति को, मजदूर को, हर तरह के व्यक्ति को ये प्रोवाइड करती है। अब हम लोग देखते हैं कि वित्तीय संस्था के प्रकार कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको हम किसके अनुसार बांटते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रकृति के अनुसार देखते हैं कि नेचर के अनुसार। तो नेचर में आइए, सरकारी वित्तीय संस्थाएं आपका एक हुआ, दूसरा है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं और तीसरा है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। सरकारी जो हुआ गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें ये सरकार द्वारा स्थापित और संपोषित होते हैं। स्थापित अर्थात कि सरकार ही इसको स्थापित करती है। संपोषित इसका माने सरकार उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट भी करती है, इनपुट भी डालती है और उसके लिए रूल रेगुलेशन भी तैयार करती है, बनाती है और उसकी गतिविधियों को संचालन भी करती है। जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया। जल्दी बोल दिनेश भाई, हम तुझे से पूछ रहे स्टेट बैंक किस तरह की है? ये गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक। अच्छा, इसको हम आगे कमर्शियल बैंक भी कहेंगे। जल्दी बोल रमेश बात तोरे से पूछ रहे पीएनबी क्या है रे? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के फुल फॉर्म बाटे। अब पंजाब नेशनल बैंक जो है ये तोरा गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब इसके बाद ये अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। अर्ध सरकारी, अर्ध मींस जो कंप्लीट ना हो, इसमें हाफ सरकार शामिल है, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, डायरेक्ट नहीं शामिल है। इसमें आरबीआई के मानदंड पर यह भी स्थापित होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समाज कल्याण का भी भाव होता है। ये थोड़ा सा लिबरल भी होती है। इसकी अप्रोच, इसकी मान लीजिए रूल रेगुलेशन ये इतनी कड़ी नहीं होती है जैसे सरकारी वित्तीय संस्था की होती है। और ये तो इसमें आता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया। कोऑपरेटिव का नाम ही है, कोऑपरेटिव मींस कि आपको सहकारिता बैंक होता है जो आपके सहायता, सामाजिक कल्याण, इन सब
इन सब विचारों पर ये खास करके गरीब, मध्यम, तटस्थ वर्ग के लोगों को ज्यादा मदद करता है। जबकि आपकी सरकारी वित्तीय संस्थान जो बड़ी बड़ी है वो उद्योगपति हो, कॉर्पोरेट घराना हो, सामान्य व्यक्ति हो, सर्विस होल्डर हो, इन सबको मदद करता है। अब सूक्ष्म वित्तीय संस्था, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। माइक्रो मीन्स छोट, छोट मीन्स लघु, तू डाले बारा लघु शंका। लघु शंका माने कि तोहार के पेशाब लग जाए तो तू ऐसा उंगली बतबता रहा माने कि तोहार के पेशाब लग जाए कि तू 1 मिनट में काम क्लियर कर लेबा। आ दीर्घ शंका माने कि तोहार के लेट्रिन लग गई एकरा में 10 मिनट लागी, 5 मिनट लागी। हंसिया ना ई सुनील जी खाती बिहार के पढ़बे के स्टाइल बा। हाँ, अब आ जाइए तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है। ये ऐसे लोगों को, जो मार्जिनल लोग हैं, जो आपको ऐसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बैंक के पास जाने से डरते हैं, जिनका बैंकिंग सिस्टम को उनको पता नहीं है, उनको छोटे से ऋण देते हैं, कम समय के लिए ऋण देते हैं और फिर वो जब लौटाते हैं तो उनको विश्वास के आधार पर फिर छोटा सा ऋण देते हैं ताकि उनका दैनिक जीवन, उनका अपना छोटा सा व्यवसाय चल सके। ये इसलिए मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री थे, ये इनका नाम काफी प्रचलित इसलिए हुआ, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने एक 10,000 रुपए तक का ऋण ये दिया करते थे सब्जी वाले को, फेरी वाले को, घूम करके बेचने वाले को, कपड़ा बेचने वाले को। इसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग अपना बिजनेस बढ़ाने लगे, अपना व्यापार बढ़ाने लगे, और उनको प्रॉफिट होने लगा और काफी विश्वास के साथ दोनों को फायदा हुआ। माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को भी फायदा हुआ और जो गरीब लोग थे, गरीब तबके लोग को वो भी फायदा हुआ और अल्टीमेटली हुआ कि बांग्लादेश के मजबूती का ये कारण भी बना। इसके लिए इनको मोहम्मद यूनुस की जो थियरी थी माइक्रो फाइनेंसिंग, ये पूरे विश्व में धीरे धीरे फैली और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब आइए वित्तीय संस्थान के प्रकार, स्तर के आधार पर मीन्स जो हम देखते हैं कि स्तर जो होता है लेयर या लेवल के आधार पर आइए तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसी इंस्टीट्यूशन जो देश के वित्तीय और शाख, मान लीजिए देश के वित्तीय शाख के लिए काम करे, तो देश के मौद्रिक गतिविधि और देश के लिए रुपए का, मान लीजिए देशवासियों के लिए रुपए का जमा निकासी, लोन देना, लोन लेना, ये इसका काम करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। इसमें दो तरह की होती है। एक होती है भारतीय मुद्रा बाजार, इसको कहते हैं इंडियन मनी मार्केट, और एक होती है भारतीय पूंजी बाजार, इसको कहते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट। वी विल सी द इंडियन कैपिटल मार्केट जस्ट आफ्टर वर्ड। तब तक हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार देखते हैं। ये आपको देश के व्यवसायिक घराने को, देश के उद्योगपति व्यवसायी को इसमें अल्पकाल और मध्यकाल के लिए ऋण देते हैं। उद्योग और व्यवसाय को जनरली आप देखिएगा, आपने सुना होगा नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए बाटे। तू सुनले होगा कि विजय माल्या पैसा लेकर के भाग गए। काहे भाग गए? तो पहले बड़का उद्योगपति बारन आ ओकरा पर बैंक विश्वास करता रहा, तो वो आपको दिया। हालांकि देश पकड़ करके लाएगा, सबको पकड़ करके लाएगा, सबको दंडित करेगा, सबको सजा देगा। जब भी कोई लोन ले तो उसको चुकाना चाहिए सूद समय, ताकि बैंक पर उस पर विश्वास बने। तो इसमें देखिए कि भारतीय मुद्रा बाजार में अब हम लोग आते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संगठित और दूसरा होता है असंगठित। संगठित मीन्स की जिसका स्ट्रक्चर वेल मैनर्ड है, उसकी सारी प्रक्रिया, रूल रेगुलेशन तय है, उसी प्रक्रिया, उसी मापदंड, उसी क्राइटेरिया के आधार पर वो आपसे डीलिंग करेगा। उसकी हेड ऑफिस, उसका लोकल ऑफिस, उसका स्थानीय ऑफिस, ये सब निर्धारित जगह पर स्थित है। तो इसमें आता है कि जैसे संगठित क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक आता है, निजी क्षेत्र का बैंक आता है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आता है, विदेशी बैंक आता है। वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, आपको लॉकर का भी काम करेगा, गोल्ड लोन देगा, हर तरह का लोन देगा, कार लोन देगा, होम लोन देगा, हर तरह का आपको लोन देगा, पर्सनल लोन देगा। तो ये जो होता है इसको कॉमर्शियल हम लोग वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक, जैसे आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक हुआ, जैसे यश बैंक हुआ, ये निजी क्षेत्र के बैंक होता है। आमतौर पर निजी क्षेत्र के बैंक ये भी डीलिंग करते हैं, लेकिन इनका जो सिद्धांत होता है वो आपके सरकारी कॉमर्शियल बैंक से थोड़ा सा
उसका लगभग उनका मान लीजिए काम करने का तरीका कमोबेश सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जितना वो गरीब वर्ग से जुड़े होते हैं, संभवतः निजी बैंक जो है वो शायद प्रॉफिट के सिद्धांत पर थोड़ा ज्यादा काम करते हैं। और विदेशी बैंक ये विदेश से आकर के और भारत में पार्टनरशिप के रूप में, माने भारत में किसी लोकल पार्टनर के साथ जो काम करते हैं और इनकी गतिविधि काम करने की तरीका, लेकिन ये भी आरबीआई गाइडलाइन को पालन करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन होता है वो पालन करेंगे। अब आती है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली जो है ये अब संगठित बैंकिंग प्रणाली मीन सिस्टम माने कि एगो तौर तरीका माने कि एक रूल रेगुलेशन के तहत काम करना। तो इसके तहत जो काम करना, तो इसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय बैंक में तू जान ला, केंद्रीय बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुन ले होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना 1935 में भइल। ई प्रश्न क्या बार पूछ ले बाटे। तो ये जो आपने कि 1935 में हुआ था, और तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का भी बैंक कहते हैं। ये बैंक का रूल रेगुलेशन बनाती है, बैंक के लिए रूल रेगुलेशन तय करती है, बैंक को लाइसेंस जारी करती है। इसका काम है तो बैंक के लिए रूल रेगुलेशन, लाइसेंस, ये सारा देखरेख करना। ये बैंकों का बैंक कहलाता है। ये सरकार का भी बैंकर का काम करती है। सरकार को भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो ये ऋण देती है। हालांकि सरकार के ही तहत ये काम करती है इसका, लेकिन ये एक स्वायत्त संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये। और वाणिज्यिक बैंक हुआ, कमर्शियल बैंक हुआ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, पीएनबी हुआ, महाराष्ट्र बैंक हुआ, इसमें महाराष्ट्र बैंक हुआ, इंडियन बैंक हुआ। कई तरह का जो बैंक आप जो देखते हैं आपके नजदीक में, शहरों में ये कमर्शियल बैंक हो। कमर्शियल बैंक में खाता खुला सकते हैं, चाहे आप मान लीजिए सेविंग अकाउंट खुलाएं, चाहे आप करंट अकाउंट खुलाएं, चाहे आप केसीसी लिए, किसान क्रेडिट कार्ड। ये वाणिज्यिक बैंक, ये आपका कमर्शियल काम करता है इसमें। और तीसरा है सहकारी में होता है आपसी सहयोग और मेलजोल का भावना, और इसमें ये राज्य सरकार द्वारा संपोषित होता है, राज्य सरकार द्वारा प्रायः ये आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भूमि विकास बैंक हुआ, जैसे मान लीजिए आपका कोऑपरेटिव बैंक हुआ, तो जनरली आप जो देखते हैं, आप डील वाणिज्यिक बैंक से कर रहे हैं। रिजर्व बैंक में कोई पर्सनल व्यक्ति का खाता नहीं खुलता है। रिजर्व बैंक में यदि तू रिजर्व बैंक में खाता खोले ले जइबो तो तोहार के समझी ई पागल बाटे। एकरा इहो ने मालूम बाटे कि रिजर्व बैंक में पर्सनल किसी व्यक्ति का लोन, किसी व्यक्ति को उसमें उसकी खाता नहीं खोली जाती। नहीं रिजर्व बैंक किसी पर्सनल व्यक्ति को लोन देता है, ये इंस्टीट्यूशन को ही लोन देगा। जब मान लीजिए किसी को ये देगा केंद्रीय बैंक, ये वाणिज्यिक बैंक को देगा। वाणिज्यिक बैंक लोगों से डील करती है। ये चाहे केंद्रीय बैंक तो सहकारी बैंक को सहायता कर सकता है, ये आपको पब्लिक से डील करेगी। अब हम लोग देखते हैं कि वित्तीय संस्था किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्था किसी भी देश के लिए मेरुदंड है। मेरुदंड जान लो, मेरुदंड माने बैकबोन माने रीढ़ का हड्डी माने रीढ़ का हड्डी। तोहार का शरीर में ना हो तो तोहार शरीर झुक जाए, तोहार का शरीर खड़ा ना रही। तो ये जो रीढ़ का हड्डी है, यदि अहाँ शरीर में रीढ़ का हड्डी नहीं रहो, इफ यू वॉन्ट हैव द बैकबोन देन योर स्ट्रक्चर वुड नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उस स्थिति में ये वित्तीय संस्था यदि ना हो, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन ना हो, यदि देश की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली ना हो, तो देश का अर्थव्यवस्था, देश का स्ट्रक्चर, देश की मौद्रिक व्यवस्था ढह जाएगी, चरमरा जाएगी, और ये उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा उद्योग पर, व्यापार पर, वाणिज्य पर, कृषि पर, और लोगों की आवश्यकताओं पर। लोग विकास नहीं कर पाएंगे। तो गरीब से लेकर के अमीर से लेकर के उद्योगपति से लेकर के व्यवसाय तक सब लोग प्रभावित होंगे इससे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक विकास के लिए पिलर का काम करती है, आधार का काम करती है, और एक मजबूत स्तंभ का काम करती है। अब देखते हैं कि जैसे आप देखिए, आप चले दलाल स्ट्रीट, तो सुन ले हुआ दलाल स्ट्रीट मुंबई में। मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। मुंबई में सब पैसा वाला का एक तरह से जुटानी है, उद्योगपति का जुटानी है, व्यवसायी का जुटानी है। तो आप देखिएगा टाटा कहां रहते हैं? मुंबई में। आप देखिएगा धीरू भाई अंबानी का के दोनों बाल बच्चे कहां रहते हैं? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी सब मुंबई में रहते हैं। जितना फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं मुंबई में रहते हैं। बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन आप देखिएगा जो मुंबई में है। तो दलाल स्ट्रीट जो है, वहां से दलाल स्ट्रीट में शेयर बाजार भी कह सकते हैं, शेयर ब्रोकर सब रहते हैं। वहां से प्राइवेट में पूंजी जुटाया जा सकता है, कंपनी जुटाती है।
अब एक अगला शब्द आता है कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या होती है? तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था दो तरह की, कितना तरह की? दो तरह की। एक होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल, गैर संस्थागत, और एक होती है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। इंस्टीट्यूशनल माने कि ये रूल रेगुलेशन के तहत काम करेगा। जैसे मान लीजिए सहकारी बैंक हुआ, भूमि विकास बैंक हुआ, व्यावसायिक बैंक हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, नाबार्ड अन्य हुआ। सहकारी बैंक हालांकि इसकी भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, कॉर्पोरेशन की भावना होती है, लेकिन फिर भी लोकल, लेकिन फिर भी यह आरबीआई गाइडलाइन का पालन करेगा। भूमि विकास में ये आपका लैंड डेवलपमेंट के लिए आमतौर पर किसान को देता है, मिडिल टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। व्यावसायिक बैंक ये तो हम जानते ही हैं, जिसको हम पूर्व में जान चुके हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है जो कोई लीड बैंक के अंतर्गत, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में, और एक लीड बैंक के तहत उसको सपोर्ट करती है ताकि गांव समाज के लोगों को, खास करके किसान को, ये ज्यादा मदद कर सके। नाबार्ड, नाबार्ड जो होती है ये भी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक है, ये भी आपको इसको रिजर्व बैंक पैसा देती है इसको, और ये आपको रोड में, इसमें रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये खर्च करती है ताकि लोग को डेवलपमेंट मिले। तो लोग तो केंद्रीय बैंक नाबार्ड बैंक को देती है, और नाबार्ड बैंक जो है ये आपको कमर्शियल बैंक को देती है, और इस तीन स्ट्रक्चर के बाद वो आपको पब्लिक तक पहुंचता है, या मान लीजिए वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है। लेकिन एक गैर संस्थागत भी आता है जिसका ना कोई रूल है, ना फंडा है, ना स्ट्रक्चर है। इसमें आता है महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। महाजन गांव में देखिएगा कि महाजन के पास जाता है और वो जेवर तेवर बंधक रख करके पैसा देता है, वो ज्यादा इंटरेस्ट पर देता है, 5 रुपए सैकड़ पर देता है, 3 रुपए सैकड़ पर देता है, 2 रुपए सैकड़ पर। यहां तक नहीं चुका पाता कि उसका सोना जब्त कर लेता है, अति जब्त कर लेता है, जमीन बंधक रख देता है, घर नीलाम कर लेता है, ये सेठ साहूकार। तो सेठ साहूकार का जो है ये वही आपका मान लीजिए सोना तोना बंधक रख करके, जेवर तेवर बंधक रख करके, यहां तक कि घर गिरवी रख ली जाती है। व्यापारी, ये सब जो आपको करते हैं, इन सब का एक ऑर्गेनाइज्ड रूल रेगुलेशन नहीं है, बल्कि मान लीजिए जितनी आवश्यकता और इसमें जो है कि जैसा व्यक्ति नीति होता है, गरीब गरीब जो है सो जनरल यही आते हैं। और एक रिश्तेदार एवं अन्य हुए कि अपने मान लीजिए आपातकालीन परिस्थिति हो तो आपके रिश्तेदार ही आपको दे दिए, उस पर आपको इंटरेस्ट लिया भी जा सकता है, ना भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से सुन लीजिए खाटी बिहारी ईद त्योहार का हम पहला भाग बतैले बानी, दूसरा भाग जल्दी हम प्रस्तुत करब। और यदि तोरा के पसंद आइला तो भैया एक सब्सक्राइब करा, एक लाइक करा, अपना मित्र में शेयर करा। जय बिहार, जय भारत।